हेलो फ्रेंड, अगर इंडियन इकॉनमी को कैश बेस्ड इकॉनमी कहें तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में मोर देन 70% ट्रांजेक्शन वो कैश में होते हैं, इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई 6 ईयर एगो। लेकिन कैश बेस्ड इकॉनमी में कैश ट्रांजेक्शन को टेस्ट कर पाना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क होता है, इसलिए कैश बेस्ड इकॉनमी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन करप्शन, इंक्रीज इन ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी किसी भी इकॉनमी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसके साथ ही कैश की जो हैंडलिंग कॉस्ट है, जैसे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट और ओल्ड करेंसी नोट को जो रिप्लेस करने की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही एक स्टडी में पाया गया है कि कैश बेस्ड इकॉनमी को रन करने की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 0.25% ऑफ जीडीपी है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। तो इन्हीं सब कारणों से सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन के कुछ लिमिट तय किए हैं और इनकम टैक्स में कैश ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे और वो देखेंगे कि डिफरेंट केस सिनारियो में कैश ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी लिमिट है, अगर उसको फॉलो नहीं करने पे क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें। तो हम इस वीडियो में डिफरेंट केस सिनेरियो में कैश ट्रांजैक्शन की क्या क्या लिमिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस सिनेरियो है कैश ट्रांजैक्शन इन सेविंग बैंक अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मॉनिटर किए जाते हैं और इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह से करेंट अकाउंट में अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है तो ये भी इसके कारण भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स में मॉनिटर किए जाते हैं और इस पे अलर्ट भेजे जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी तो इस ट्रांजैक्शन को कोई आदमी बैठ के कोई इसको मॉनिटर नहीं करता। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है वो टोटल ऑटोमेटेड है और ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा करती है। सेकेंड केस है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप किसी बैंक अकाउंट से मोर देन 1 करोड़ विड्रॉ करते हैं और आपने प्रीवियस 3 ईयर में इनकम टैक्स का रिटर्न रेगुलरली फाइल किया है तो बैंक 2% टीडीएस ओवर एंड अबव 1 करोड़ के विड्रॉल पे काट सकता है। और इन केस आपने प्रीवियस 3 ईयर में रिटर्न फाइल नहीं किया है और आप मोर देन 1 करोड़ विड्रॉ करते हैं तो आपको अप टू 1 करोड़ जो है ओवर एंड अबव 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़ 2% टीडीएस बैंक आपका डिडक्ट कर सकता है और ओवर एंड अबव 1 करोड़ 5% टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल को मैंने 2 केस सिनेरियो में डिवाइड किया है। फर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा है कि जिसमें आपने रेगुलरली प्रीवियस 3 ईयर में रिटर्न फाइल किया है और दूसरे केस में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। सपोज आप किसी बैंक से 1 करोड़ 20 लाख का विड्रॉ करते हैं और आपने रेगुलरली रिटर्न फाइल किया है तो आपको जो है ओवर एंड अबव 1 करोड़ पे 2% टीडीएस आपको देना पड़ेगा। तो इस केस में आपको 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़ यानी कि 20 लाख पे 2% टीडीएस आपको देना पड़ेगा और बैंक आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगी। तो 40,000 आपका टीडीएस बैंक उसे डिडक्ट कर लेगी। सेकेंड केस, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और आप 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ करते हैं तो ओवर एंड अबव 20 लाख और अप टू 1 करोड़ यानी कि 80 लाख, 1 करोड़ माइनस 20 लाख यानी कि 80 लाख 2% टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेगी और ओवर एंड अबव जो 1 करोड़ है यानी कि 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़ यानी कि 20 लाख पे जो है बैंक 5% टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो इस केस में जो टोटल टीडीएस आपका बन के आएगा वो है 20 लाख पे 5% यानी कि 1 लाख और 80 लाख पे 2% यानी कि 1,60,000। तो इसी सेम ट्रांजैक्शन पे आपको 1,60,000 प्लस 1 लाख यानी कि 2,60,000 आपका टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेगी और ये ट्रांजैक्शन जो है इस टीडीएस को आप जो है इनकम टैक्स में आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसको आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इस टीडीएस का आप क्रेडिट ले सकते हैं। थर्ड केस सिनेरियो कैश लोन की लिमिट जो
कैश लोन की लिमिट क्या है? अगर आपने मोर देन 20,000 का कैश लोन एक्सेप्ट किया है या रीपेमेंट करते हैं तो आप पर कैश लोन के इक्विवेलेंट पेनल्टी लग सकती है। फोर्थ केस सिनेरियो, लिमिट कैश ट्रांजैक्शन लिमिट ऑन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 20,000 है। अगर सेलर इससे ज्यादा पेमेंट रिसीव करता है तो इक्वल अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। फिफ्थ केस सिनेरियो, लिमिट ऑन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इसमें कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर की है। सिक्स्थ केस सिनेरियो, कैश लिमिट ऑन गिफ्ट। अगर आप कैश गिफ्ट जो है गिफ्ट 50,000 और लेस किसी अदर देन रिलेटिव से रिसीव करते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही गिफ्ट आपने मोर देन 50,000 से अगर यही गिफ्ट का अमाउंट मोर देन 50,000 है तो आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ सकता है। सेवेंथ केस सिनेरियो, लिमिट ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस इन कैश। अगर आप ₹10,000 से ज्यादा बिजनेस एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, कैश में करते हैं, तो वो बिजनेस एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, जिससे आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। 8, लिमिट ऑन डोनेशन। मैक्सिमम कैश डोनेशन की जो लिमिट है वो 2,000 है, उससे ज्यादा अगर आप डोनेशन करेंगे तो वो अलाउबल नहीं है। 9th केस सिनेरियो, लिमिट ऑफ रिसीविंग कैश। एज पर सेक्शन 269(x)(st), आप किसी पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इक्वल अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसी तरह से आप किसी सिंगल बिल का पेमेंट जो है 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसका पेमेंट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रिसीव किया तो आपको इक्वल अमाउंट की जो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस वीडियो में मैंने जो भी कैश ट्रांजैक्शन के डिफरेंट सिनेरियो है उसको मैंने डिस्कस किया और उसको उसकी जो परमिसिबल लिमिट है उसको भी मैंने डिस्कस किया। अगर उसको फॉलो नहीं करने पे क्या क्या पेनल्टी लग सकती है इसका भी इस वीडियो में डिस्कशन हुआ। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कैश का ट्रांजैक्शन करें ताकि जो आपके लिए जो परमिसिबल लिमिट है विद इन उसके आप अपना काम करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें जिनको भी इनकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।